नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड रिवीजन सीरीज़, और जिसमें हम सबसे पहले परीक्षा वाणी का जो पहला चैप्टर है उस वन लाइनर्स को यहाँ पे हम क्वेश्चन की फॉर्म में कवर करते हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का आज 18वां पार्ट है और इस सीरीज़ का ये हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है, यानी कि इसके बाद इस सीरीज़ का आपका एक पार्ट और आएगा और जो आपका परीक्षा वाणी का पहला चैप्टर है वो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उस वीडियो में जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे, जितने भी आपके पद्म पुरस्कार हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, देवभूमि पुरस्कार, सारे बात करेंगे हम अगले वीडियो में। आज की वीडियो में जो आपके रिमेनिंग वन लाइनर्स थे उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे और वन लाइनर्स आज आपके खत्म हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम कब दिया गया? तो कुमाऊं रेजिमेंट की सिंपल सी बात है कि स्थापना पूछ रहा है, कुमाऊं रेजिमेंट नाम इसको कब मिला? ये मिला 27 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, कहाँ पर इसकी स्थापना होती है? इसकी स्थापना आगरा में की जाती है। ठीक है, और मई 1948 को कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है ये आगरा से हटाकर रानीखेत ले आया जाता है। तो दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखना है। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब की गई? 27 अक्टूबर 1945 आगरा के अंदर। इसको रानीखेत कब लाया गया? तो मई 1948 में इसको रानीखेत लाया गया। देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट की जो अलग अलग बटालियन थी उनकी स्थापना अलग अलग समय में पहले हो चुकी थी। जैसे आप जानते हैं 1788 में जो बरार का नवाब था सलावत खां, उसने भी कुछ ब्रिगेड बनाई वहाँ पे, जिसको हम चौथी कुमाऊं बटालियन कहते हैं। उसके बाद उसने एक और ब्रिगेड बनाई वहीं पे, तो उसको हम 5वीं कुमाऊं बटालियन कहते हैं। इसी प्रकार 1917 में अंग्रेज़ों के द्वारा भी कर्नल लांगर उसका नाम था, उसने एक कुमाऊं राइफल्स का गठन किया जिसे हम तीसरी कुमाऊं बटालियन कहते हैं। इन सभी को मिलाकर 1945 में कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, कुमाऊं रेजिमेंट से अब तक बने सेना अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी तक कुमाऊं रेजिमेंट से कुल मिला के 3 सेना अध्यक्ष बन चुके हैं, जिनमें सबसे पहले बने थे जनरल SM श्री नागेश। ये कब बने थे? तो ये बने आपके 1955 से लेके 1957 तक सेना अध्यक्ष रहे थे। साल को लेके प्रश्न नहीं बनते हैं, तो आप इनको साल जो है इनको उतना ध्यान ना रखें। जनरल KS थिमैया की बात करें तो ये इनके तुरंत बाद बने थे 57 से लेके 61 तक, और जनरल TN रैना की बात करें तो ये आपके 75 से लेके 78 तक भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, चलिए ऊपर हमने बात करी कि 1788 में जो बरार का नवाब था सलावत खां, उसने एक ब्रिगेड की वहाँ पे स्थापना करी थी, एलिचपुर ब्रिगेड उसको कहा जाता है। तो जब उसको पूरे 200 साल हो गए थे 1988 में, तो उस उपलक्ष्य में एक डाक टिकट कुमाऊं बटालियन के ऊपर, कुमाऊं रेजिमेंट के ऊपर जारी किया गया। इसी प्रकार जब 1917 में कर्नल लांगर ने पहली कुमाऊं राइफल्स का गठन किया, इसके 100 साल के बाद 2017 में इसने जो गठन किया था कर्नल लांगर ने, इसी को बाद में तीसरी बटालियन कुमाऊं कहा गया और 2017 में इसी तीसरी बटालियन के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया। तो डाक टिकट याद करने में इंपॉर्टेंट वर्ष है, आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किसको बताना है। देखिए, अगर नाम लेकर पूछेगा कि बरार के नवाब ने कब करा, किस अंग्रेज ने करा, कर्नल लांगर ने करा, कर्नल लांगर ने कब करा, तो आप बताएंगे 1788 और 1917। ठीक है, लेकिन अगर सिंपल पूछे रेजिमेंट की स्थापना आप 1945 बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, 1947 में भारत पाक युद्ध में कश्मीर हवाई अड्डा की रक्षा करने वाले मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा का संबंध किससे था? तो देखिए, सोमनाथ शर्मा भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको परमवीर चक्र मिला। ठीक है, और ये किससे संबंधित थे? तो चौथी कुमाऊं रेजिमेंट से ये संबंधित थे। ठीक है, राज्य के अगर मैं दूसरे व्यक्ति की बात करूं जिन्हें परमवीर चक्र मिला तो वो थे आपके मेजर शैतान सिंह, और शैतान सिंह को 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान यह जो परमवीर चक्र था ये मिला था। सोमनाथ शर्मा आपने देखा ये चौथी कुमाऊं रेजिमेंट से थे। अगर पूछेगा शैतान सिंह कौन सी कुमाऊं रेजिमेंट से, तो वो 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट से थे। अगला प्रश्न है,
कुमाऊं रेजिमेंट के किन बटालियनों को भारतीय सेना में वीरों में वीर कहा जाता है? तो कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं और 15वीं बटालियन को वीरों में वीर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न और आपको याद रखना है, इनको तो वीरों में वीर कहते हैं, लेकिन अगर आपको पूछेगा कि जो कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध में कुमाऊं की किस बटालियन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो सही आंसर होगा कुमाऊं की जो पहली बटालियन थी, इसने उस युद्ध में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल राइफल की स्थापना 5 मई 1887 को इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर? अल्मोड़ा के अंदर इसकी स्थापना की गई, ठीक है। और किसके सुझाव पर की गई, ये भी पूछा जा सकता है कि जो गढ़वाल राइफल्स बनी थी किस व्यक्ति के सुझाव पर बनी थी, तो ये बनी थी बलभद्र सिंह नेगी के सुझाव पर। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, पूछा जाएगा गढ़वाल राइफल्स का गठन किसकी सिफारिश पर, किसके सुझाव पर किया गया? बलभद्र सिंह नेगी। कब किया गया? 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में गढ़वाल राइफल्स का गठन किया गया। उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद 4 नवंबर 1887 को गढ़वाल राइफल्स का जो मुख्यालय था ये अल्मोड़ा से हटाकर कहाँ लाया गया? कालो का डांडा में लाया गया, ठीक है। और इसका नाम बदलकर इसका क्या कर दिया गया? जो कालो का डांडा था इसका नाम बदलकर लैंसिडॉन कर दिया गया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। लैंसिडॉन में इसका हेडक्वार्टर कब लाया गया? 1887 में, नवंबर के माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम बटालियन 39 गढ़वाल राइफल्स को रॉयल खिताब कब मिला था? सिंपल सी बात है, गढ़वाल राइफल्स को रॉयल्स का खिताब कब दिया गया? ये दिया गया 1921 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए 1892 में इसको, जो गढ़वाल राइफल्स थी, इसको राइफल्स का खिताब दिया गया था। पूछा जाएगा राइफल्स का खिताब कब मिला? 1892 में। उसके बाद 1921 में इसको रॉयल्स का खिताब दिया गया, ठीक है। तो 1921 में इसका नाम हो चुका था रॉयल गढ़वाल राइफल्स, और आज़ादी के बाद इसका नाम क्या हो गया? गढ़वाल राइफल्स। चलिए अगला प्रश्न है, गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध घोष क्या है? तो गढ़वाल रेजिमेंट का जो युद्ध जय घोष था यह है आपका जय बद्री विशाल। इसी प्रकार अगर पूछेगा कुमाऊं रेजिमेंट का जो जय युद्ध घोष है वो क्या है? तो उनका है जय कालिका माता। तो दोनों का आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में सत्याग्रही किसके नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे थे? देखिए 23 अप्रैल 1930 को पेशावर का एक बाजार था, किस्सा खानी बाजार, और इसी बाजार में एक घटना होती है जिसे हम जो पेशावर कांड है उसके नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे जो प्रदर्शनकारी थे किसके नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे थे? सही आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके नेतृत्व में जो प्रदर्शनकारी थे वो वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, जिनके ऊपर जो अंग्रेज था कैप्टन रिकेट, उसने गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था, ठीक है। तो यही था आपका पेशावर कांड। वहाँ पे प्रदर्शन किसके नेतृत्व में हो रहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान। वहाँ पे जो पेशावर कांड है इसके नायक कौन माने जाते हैं? तो ये थे आपके चंद्र सिंह गढ़वाली। और अंग्रेज कौन था जिसने ऑर्डर किया गोली चलाने का? तो कैप्टन रिकेट। नेक्स्ट है आपका, पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय जेल में रहना पड़ा? तो जब इन्होंने अपने अधिकारी का ऑर्डर मानने से मना किया तो इनको फौज से निकाला गया, इनके ऊपर केस चलाया गया। इनका केस किसने लड़ा? बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा इनका केस लड़ा गया और इनको फिर जेल हो गई। तो कुल मिलाकर ये 11 वर्ष 3 महीने और 18 दिन जेल में रहे और 1941 में ये जेल से रिहा हुए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। यह कथन किसका है? तो चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में ये जो स्टेटमेंट दिया था कि अगर मेरे पास एक और चंद्र सिंह गढ़वाली होते तो भारत कभी का आज़ाद हो चुका होता, ये कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है आपका, दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस किस वर्ष मिला था? तो विक्टोरिया क्रॉस जीतने वाले जो पुरस्कार था यह उस समय का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार था और इस सबसे पहले जीता था दरबान सिंह नेगी ने। इनको 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध था उस दौरान वीरता दिखाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो दरबान सिंह नेगी प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता हैं उत्तराखंड के। इनका संबंध आपके चमोली जिले से है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति की अगर बात करें जिनको विक्टोरिया
क्रॉस मिला तो ये थे आपके गब्बर सिंह नेगी। इनको 1915 में यह विक्टोरिया क्रॉस मिला था, ठीक है। और इनका संबंध आपके टिहरी से है। अब 2 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर पूछेगा सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन है तो वो है आपके दरबान सिंह नेगी। लेकिन अगर पूछेगा सबसे युवा कौन है या सबसे पहले मरणोपरांत किसको मिला, तब आंसर होगा गब्बर सिंह नेगी। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है 1971 में भारत पाक युद्ध में गढ़वाल राइफल्स के कैप्टन जिन्हें उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र प्रदान किया गया, तो ये सही आंसर है कैप्टन CN सिंह। सीधा प्रश्न बन सकता है कैप्टन CN सिंह को महावीर चक्र कब दिया गया, 1971 के भारत पाक युद्ध के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राज्य में कुल कितनी सैनिक छावनियां हैं, तो उत्तराखंड में वर्तमान में टोटल आपकी 9 सैनिक छावनियां हैं। रुड़की छावनी की स्थापना कब की गई? देखिए रुड़की छावनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बंगाल इंजीनियर्स हैं, बंगाल सेपर्स एंड माइनर्स जो हैं, जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं बंगाल इंजीनियर्स, तो उनका हेडक्वार्टर आपका यहीं पर है और 1853 में इसको यहाँ पे स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? तो भारतीय सैन्य अकादमी ये आपके देहरादून में है और इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1932 को की गई फिलिप चैटवुड बर्ड के नेतृत्व में। राज्य में खेल नीति कब घोषित की गई? तो उत्तराखंड के अंदर जो खेल नीति घोषित की गई थी यह 16 जनवरी 2006 को घोषित की गई थी सबसे पहले। देहरादून में खेल अकेडमी की स्थापना कब की गई? तो देखिए खेल अकादमी आपकी कहाँ पर है, ये आपके देहरादून में है और इसकी स्थापना 2001 में की गई। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी कहाँ है? तो ये आपके टिहरी में है, स्थापना पूछेगा 2014। अगला प्रश्न है एशिया का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई का स्टेडियम कौन सा है? सही आंसर है रांसी स्टेडियम जो कि आपके पौड़ी में है और ये एशिया का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है, ठीक है। पहले पे कौन है? तो पहले पे आपका जो धर्मशाला है हिमाचल के अंदर वो आपका पहले नंबर पे आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दूसरे पे है। और जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो भी आपको यही पूछा गया था कि एशिया का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम कौन सा है, तो वो है आपका रांसी स्टेडियम जो कि पौड़ी में है। नेक्स्ट है आपका फुटबॉलर राम बहादुर छेत्री को जाना जाता है, तो राम बहादुर छेत्री इनका संबंध फुटबॉल से है और इन्हें चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है। किस फुटबॉलर को आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आयरन वॉल ऑफ इंडिया ये कहा जाता है त्रिलोक सिंह बसेड़ा को। याद रखना है त्रिलोक सिंह बसेड़ा किस क्षेत्र से हैं, किस खेल से संबंधित हैं? ये आपके फुटबॉल से संबंधित हैं। राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक रहे थे, तो राज्य के पहले वेट लिफ्टर कौन थे? तो ये थे आपके केसी सिंह बाबा। पूछा गया है कई बार कि केसी सिंह बाबा का संबंध किस खेल से है, किस क्षेत्र से है, तो ये आपके एक वेट लिफ्टर हैं और राज्य के प्रथम वेट लिफ्टर हैं। महेंद्र सिंह धोनी मूल रूप से कहाँ के हैं? सही आंसर है लवाली गांव अल्मोड़ा में इनका मूल स्थान है, ठीक है। जो यानी कि जो इनके पूर्वज रहा करते थे, इनके पुराने टाइम के लोग, ये कहाँ रहते थे? लवाली गांव अल्मोड़ा में, ठीक है। धोनी के पापा हो सकते हैं यहाँ पे रहे हों, लेकिन इनको लेके प्रश्न बन चुका है पेपर में कि उत्तराखंड के, आपको ऑप्शन दिए गए थे 4 और पूछा गया था इनमें से कौन सा टेस्ट क्रिकेटर उत्तराखंड के हैं, वहाँ पे आंसर आपका महेंद्र सिंह धोनी था, तो ये आपको ध्यान रखना है लवाली गाँव। नेक्स्ट है देश की प्रथम महिला के रूप में बछेंद्री पाल एवरेस्ट फतह कब किया? इसको नहीं कर देना। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह कब किया? तो बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी, ये करी 24 मई 1984 को। राज्य में पहला शीतकालीन सैफ खेल कब हुए? तो ये हुए आपके जनवरी 2011 में। राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया? सही आंसर है 2015 में। देखिए 2013 में उत्तराखंड ने ये तय किया कि उत्तराखंड भी अपने खेल पुरस्कार देगा, जैसे अपने राज्य के नाम पर वो देगा। उत्तराखंड आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, इस तरीके से। लेकिन 2015 में ये तय किया गया उत्तराखंड की जगह पर देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार इस तरीके से दिया जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रथम पदक विजेता कौन थे? तो कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति थे आपके हरि सिंह थापा, जिन्हें 1958 में यहाँ पे कांस्य पदक मिला था।
एशियाई खेल में प्रथम पदक प्राप्तकर्ता कौन थे? तो एशियाई खेल में भी पहले व्यक्ति जिनको कोई पदक प्राप्त हुआ वो थे आपके हरि सिंह थापा। इनको भी 1958 में ही यहाँ पे इनको रजत पदक मिला था। ठीक है, हरि सिंह थापा आप जानते हैं मुक्केबाजी से इनका संबंध है। एशियाई खेल में प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता कौन थे? तो एशियाई खेलों की बात करें तो सबसे पहला स्वर्ण पदक जो यहाँ पर जीता ये पद्म बहादुर मल्ल ने जीता, और इन्होंने 1962 में जो एशियन गेम्स हुए थे वहाँ पर यह पदक जीता, और इनका संबंध भी आपके बॉक्सिंग से है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं हरीश चंद्र सिंह रावत, और यहाँ 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। देखिए, प्रथम व्यक्ति पूछेंगे तो हरीश चंद्र सिंह रावत। प्रथम महिला पूछेंगे भारत की या देश राज्य की तो ये होंगी बछेंद्री पाल। थार रेगिस्तान को पार करने वाले दल की नेतृत्वकर्ता कौन थी? सही आंसर है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल के नेतृत्व में एक दल ने 2008 में थार रेगिस्तान को पार किया था। अगला है राज्य गठन के बाद प्रथम महिला सांसद कौन बनी थी? देखिए, राज्य गठन के बाद जो पहली महिला सांसद बनी ये बनी आपकी माला राज्य लक्ष्मी शाह। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा उत्तराखंड की या यहाँ से गढ़वाल से या उत्तराखंड से पहली महिला सांसद राज्य गठन से पूर्व तो वो होंगी कमलेंदुमती शाह। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा था? राज्य गठन के बाद, तो आप बताएंगे माला राज्य लक्ष्मी शाह। राज्य की प्रथम महिला मेयर एवं राज्यसभा सदस्य कौन थी? तो ये हैं आपकी मनोरमा शर्मा डोबरियाल, जो कि राज्य की प्रथम महिला मेयर भी रही हैं और ये आपके राज्यसभा सदस्य बनने वाली भी प्रथम महिला हैं। अगला है आपका प्रदेश का पहला वॉर मेमोरियल, ये कहाँ है आपका? तो ये आपके देहरादून में बनाया जाएगा। 2016 में इसकी स्थापना यहाँ पे की गई। राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? सही आंसर है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। देखिए, कंचन चौधरी भट्टाचार्य ये न केवल उत्तराखंड की पहली महिला डीजीपी थी, ये पूरे भारत में भी डीजीपी बनने वाली प्रथम महिला हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला कौन है? तो ये थी आपकी विष्णु देवी शाह। हिंदी आशुलिपि में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हिंदी आशुलिपि, हिंदी शॉर्ट हैंड में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं आपके गोपाल दत्त बिष्ट। देश एवं राज्य के सबसे कम उम्र के एनिमेटर कौन हैं? तो ये हैं आपके अमन रहमान, पूछा जा सकता है। राज्य का प्रथम संग्रहालय कौन सा है? तो राज्य का जो पहला संग्रहालय है यह है आपका देहरादून वन संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1914 में की गई। अगला प्रश्न है प्रथम पंजीकृत पब्लिक स्कूल कौन सा है? तो यहाँ पे प्रथम पंजीकृत जो आपका पब्लिक स्कूल है ये है आपका दून स्कूल, जिसकी स्थापना 1935 में सतीश रंजन दास के द्वारा की गई और यह पेपर में पूछा जा चुका है। पशु चिकित्सा एवं शोध हेतु भारत का पहला संस्थान कौन सा है? तो पशु चिकित्सा और उन पे शोध के लिए भारत का जो पहला संस्थान था ये था आपका इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, जिसकी स्थापना मुक्तेश्वर में 1893 में की गई। किसके प्रयासों से? एल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयासों से इसकी स्थापना यहाँ पे की गई। 1925 में इस संस्था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च। कब किया? 1925 में। और आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान। तो ये पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है वन शिक्षा हेतु भारत का पहला संस्थान कौन सा है? तो वन शिक्षा के लिए भारत के अंदर जो पहला संस्थान जिसकी स्थापना की गई तो वो 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई। ठीक है, और बाद में इसका नाम बदल दिया गया। 1906 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट रख दिया गया और आज़ादी के बाद इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट जो आपका इंस्टीट्यूट था वो रख दिया गया, यानी कि FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये 1906 में अगर आपको पूछेगा देहरादून में जो आपका FRI है इसकी स्थापना कब की गई तो ये आपका 1906 ही बताना है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे पूछेगा भारत का पहला संस्थान वन के लिए तो आपको 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून बताना है। ठीक है, लेकिन अगर नाम लेके पूछेगा FRI 1906।
अगला है आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई। तो देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसकी स्थापना 1767 में की गई और इसकी स्थापना कलकत्ता के अंदर की गई। बाद में 1942 में इसको देहरादून लाया गया। राज्य का प्रथम आयुर्विज्ञान शोध संस्थान कौन सा है। तो राज्य का जो पहला राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान है ये है आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, जो कि आपके श्रीनगर में है। स्थापना 2008 है। राज्य का पहला नेत्र चिकित्सा केंद्र कौन सा है। तो पहला नेत्र चिकित्सा केंद्र की बात करें तो यह है आपका महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र, जो कि आपके देहरादून में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा कौन सी है। तो देखिए विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा की बात करें तो यह है आपकी नंदा देवी राजजात यात्रा। देखिए धार्मिक यात्रा की बात हो रही है, राज्य की सबसे लंबी जो धार्मिक यात्रा है वो नंदा देवी राजजात यात्रा है, जिसकी कुल लंबाई आपकी लगभग 280 किलोमीटर है और इसको करने में लगभग 19 से लेके 20 दिन लगते हैं। तो धार्मिक यात्रा की बात करेंगे तो नंदा राजजात यात्रा, इसकी लंबाई को लेकर कई बार प्रश्न बन चुका है, हाल ही में भी पूछा गया था इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 280 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राज्य की सबसे लंबी सामाजिक सांस्कृतिक पैदल यात्रा कौन सी है। देखिए धार्मिक यात्रा पूछेगा तो नंदा राजजात, लेकिन अगर सामाजिक एवं सांस्कृतिक यात्रा पूछेगा तो ये होगी आपकी अस्कोट आराकोट यात्रा। ठीक है, ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो आस्कोट, ये आपके पिथौरागढ़ में है। आस्कोट से लेके आराकोट तक ये यात्रा होती है। कहाँ पे है आराकोट आपका, तो ये आपके उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, यह यात्रा की शुरुआत अगर मैं बात करूं, इसकी शुरुआत 1974 में की गई और हर 10 साल में ये यात्रा होती है, प्रत्येक 10 वर्षों में होती है। इसकी कुल लंबाई की मैं बात करूं तो 1100 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इस यात्रा को करने का मकसद क्या है, तो गांवों को अच्छे से समझने के लिए, गांवों को जानने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में पहाड़ संस्था के द्वारा इस यात्रा का जो आयोजन है वो किया जाता है। ठीक है, पहाड़ संस्था जिसकी स्थापना शेखर पाठक ने करी थी 1983 में। नेक्स्ट है आपका राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है। तो राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है आपका जागेश्वर मंदिर समूह, जो कि अल्मोड़ा में है। और कई बार पूछा गया है कि जागेश्वर कौन सी नदी के तट पर स्थित है। जो जागेश्वर धाम है तो ये आपके जटागंगा के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है। तो राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर की मैं बात करूं तो यह है आपका तुंगनाथ मंदिर, जो कि रुद्रप्रयाग में है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध कौन सा है। तो मिट्टी पत्थर निर्मित इनसे बना हुआ जो बांध है आपका सबसे बड़ा, वो है आपका कालागढ़ बांध। एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कौन सा है। सही आंसर है जोशीमठ औली रोपवे। ठीक है, जो ये जोशीमठ औली रोपवे है ये एशिया का सबसे लंबा रोपवे है। इसकी अगर कुल लंबाई की मैं बात करूं तो 4.15 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यानी कि आपको अब औली से जोशीमठ या जोशीमठ से औली जाने में आपको केवल कितना समय लगता है, कितनी दूरी कवर करनी होती है, 4.15 किलोमीटर। अगर आप सड़क के माध्यम से जाते हैं तो आपको लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। इसकी अगर मैं बात करूं इस रोपवे की, तो इसका बनने का जो इसकी शुरुआत होती है 1983 में इंदिरा गांधी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, इसका शिलान्यास किया जाता है। और इसका जो इसको शुरुआत की जाती है इस सेवा को, यानी कि उद्घाटन, ये होता है 1993 में। ठीक है, तो 83 में बनना शुरू होता है, 93 में बनकर तैयार हो जाता है। देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है। देखिए देश का जो पहला कंजर्वेशन रिजर्व था ये था आपका आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जिसे 2005 में बनाया गया था। ठीक है, देखिए आसन बैराज 1967 में बना था, लेकिन इसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया 2005 में। देश का पहला ऑयल म्यूजियम कहाँ है। तो देश का जो पहला ऑयल म्यूजियम था ये आपके स्वर्ण जयंती संग्रहालय, जो कि देहरादून में है, वहाँ पर इसको बनाया गया। भूगर्भ से संबंधित देश का पहला संग्रहालय कौन सा है। तो भूगर्भ से संबंधित देश का जो पहला संग्रहालय है वो है आपका वाडिया संस्थान। ठीक है, यहीं पर है। और इसकी स्थापना अगर पूछा जाए वाडिया संस्थान की स्थापना कब की गई, तो पहले भी हमने कई बार इसको डिस्कस किया है कि वाडिया संस्थान की स्थापना 1968 में, ठीक है 1968 में इसकी स्थापना की जाती है दिल्ली के अंदर, और इसको देहरादून लाया जाता है
1976 में। ठीक है, तो देश भूगर्भ से संबंधित देश का पहला, आप बोल सकते हो भूगर्भ से संबंधित देश का पहला संस्थान या संग्रहालय कौन है? वाडिया संस्थान। एशिया का प्रथम हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज ये कहाँ है? तो ये आपके टिहरी में बनेगा, उद्घाटन जिसका शिलान्यास 2008 में हो चुका है। एक वर्ष के अंदर दोनों ध्रुवों पर तिरंगा फहराने वाली देश की प्रथम महिला कौन है? तो एक वर्ष के अंदर अंदर जो दोनों ध्रुव हैं आपके, वहाँ पे तिरंगा फहराया विनीता फर्त्याल ने, ये आपको याद रखना है, और इनका संबंध नैनीताल जनपद से है। सर्वाधिक नरभक्षी बाघों और गुलदारों का शिकार करने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो सबसे ज़्यादा नरभक्षी बाघ और गुलदारों का शिकार किस व्यक्ति ने किया है? तो ये हैं आपके लखपत सिंह रावत, जिनका संबंध गैरसैंण से है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेशे से ये एक अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, इसीलिए इन्हें बंदूक वाले मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता है। दौड़ में राज्य में सर्वाधिक पदकधारी कौन है? तो दौड़ में सबसे ज़्यादा पदक विजेता कौन है उत्तराखंड के? वो हैं आपके सुरेंद्र सिंह भंडारी। इन्हें उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। राज्य की पहली परिवहन विमान कमांडर कौन थी? तो ये हैं आपकी क्षमता वाजपेयी। राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर कौन है? तो राज्य की जो पहली महिला बॉडी बिल्डर हैं ये हैं आपकी भूमिका शर्मा। देखिए, भूमिका शर्मा हंसा मनराल की पुत्री हैं। हंसा मनराल एक प्रसिद्ध वेट लिफ्टर थी और जिनको 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया, और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला हंसा मनराल हैं। उन्हीं की पुत्री का नाम है भूमिका शर्मा और ये उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर हैं, और इन्होंने जो मिस वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता होती है वो भी ये जीती हैं। अगला है, राज्य की प्रथम महिला नौसेना लेफ्टिनेंट कौन है? तो ये बनी है वर्तिका जोशी। इसके अलावा पूरे समुद्र का नाव के साथ पूरे समुद्र का चक्कर लगाने वाली भी ये पहली महिला हैं। ठीक है, तो वर्तिका जोशी नौसेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट। राज्य की प्रथम महिला महानिदेशक कौन है? यानी कि जो विभिन्न संस्थान होती हैं वहाँ पर महानिदेशक बनने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है? तो ये थी आपकी अरुणा बहुगुणा। ठीक है, जो आपकी नेशनल पुलिस एकेडमी है, सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में, तो वहाँ की ये महानिदेशक बनी थी। सर्वाधिक 7 बार एवरेस्ट फतह करने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो सही आंसर है लवराज धर्मसत्तू। ये 7 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ से है, और यह प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। विश्व में सबसे कम उम्र में दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली महिला वाली कौन है? ठीक है, वाली कौन है ये आपने बताना है। तो सबसे कम उम्र में दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली कौन है? तो ये हैं आपकी 2 जुड़वा बहनें ताशी और नुंगशी। ठीक है, 2014 में इन्होंने यह उपलब्धि हासिल करी थी। दक्षिणी ध्रुव पर इन्होंने तिरंगा फहराया। ऐसे करने वाले ये प्रथम नहीं थे। इनसे पहले जो थे रीना कौशल, तो वो दक्षिणी ध्रुव को फतह कर चुके थे। उसके बाद ताशी और नुंगशी गए, लेकिन इन्होंने वहाँ पे जाके स्कीइंग भी करी, और ऐसा करने वाले ये प्रथम थे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पूछेगा सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाली जुड़वा बहनें कौन सी हैं? ठीक है, अगर जुड़वा बहनों के बारे में बात आएगी ताशी और नुंगशी, जबकि आपने वर्तमान में जो पेपर हुआ था कुछ दिन पहले वहां पे देखा कि सबसे कम उम्र की महिला कौन है, तो वो है आपकी शीतल राज। ठीक है, लेकिन अगर जुड़वा बहनें पूछेगा तो भी आप ताशी नुंगशी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लेह लद्दाख में खारदुंगला दर्रा बाइक से पार करने वाली पहली महिला कौन है? तो ये हैं आपकी सुचेता सती, और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। और जो खारदुंगला दर्रा है आपका, इस दर्रे को इन्होंने बाइक से पार किया, और ऐसा करने वाली ये प्रथम महिला हैं। राज्य का पहला तैरता सोलर प्लांट प्रस्तावित है। तो राज्य का जो पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट है ये आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में प्रस्तावित है। उत्तराखंड का प्रथम विधि विद्यालय कौन सा है या कहाँ निर्माणाधीन है? तो राज्य का जो पहला विधि विद्यालय निर्माणाधीन है ये आपके देहरादून के डोईवाला में निर्माणाधीन है। अगला है, राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क कौन सा है, कहाँ पर है? तो राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क जो है ये आपके देहरादून जू में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, देश एवं प्रदेश का पहली रामायण वाटिका ये कहाँ पर है? तो ये आपके हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज के वीडियो में, केवल 70 ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि इतने ही हमारे जो रिमेनिंग वन लाइनर्स थे। अभी तक हमने टोटल 17 पार्ट्स के अंदर 1700 वन लाइनर को कवर किया, और जो आपके कुछ बचे हुए वन लाइनर्स थे वो हमने आज की वीडियो में कवर किए। अब केवल आपका जो आगे वाला चैप्टर है वहाँ से एक टॉपिक बचता है, जो आपके विभिन्न पुरस्कार हैं उनको लेकर। तो उसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो आएगा, जो कि आपका इस सीरीज़ की 19वीं वीडियो होगी और इस सीरीज़ की अंतिम वीडियो होगी। तो इस यहाँ के सभी वन लाइनर आपके कवर हो गए हैं। पूरा जो पहला चैप्टर है 1770 वन लाइनर आपके यहाँ से बने हैं, और अभी आपके जो पुरस्कार हैं वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। पद्म विभूषण से बनते हैं, पद्म भूषण से बनते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हो गए, और अन्य पुरस्कार हैं जैसे सैन्य पुरस्कार होते हैं, रेमन मैग्सेसे हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राज्य खेल पुरस्कार। तो उनको लेकर हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और आपकी जो पूरी सीरीज़ है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ज़रूर। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए।